आपने अब तक तमाम खबरें सुन ली होंगी कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो तमाम किसान हैं वो एक बार फिर से दिल्ली की ओर अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर के बढ़ रहे हैं। और इसी को देखते हुए दिल्ली के प्रशासन की ओर से इस पूरे एरिया में, इसके जो बॉर्डर वाला एरिया है वहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी क्या मांगे हैं। इस संबंध में जो तमाम इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं एक बार उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की, यानी कि उन बिंदुओं की जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर को देखा। खबर के बाद हम विरोध के कारणों पर बात करेंगे। इसके बाद एमएसपी को भी एक बार समझेंगे। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग भी चर्चा में आया है, उसको भी देखेंगे और अंत में धारा 144 पर भी बात करेंगे और एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आप इसे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको किसान का एक सेगमेंट मिलेगा, इसके अलावा आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का भी एक सेगमेंट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनों की असली वजह क्या है। एक बार उनकी वजह को भी जानने की कोशिश करते हैं, उनके कारणों पर बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि बीते दिनों 2021 में आंदोलन हुआ था। सबसे पहले अगर मांग की बात करें तो किसानों की ओर से मांग की जा रही है कि सरकार सबसे पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के इसकी गारंटी देने वाला एक कानून लेकर के आए, जिस कानून में ये स्पष्ट तौर पर लिखा हो कि हम जो सरकार है वो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगी। अब आपको याद होगा कि 2021 में भी इस तरह का एक आंदोलन हुआ था, एक व्यापक किसान आंदोलन आपको देखने को मिला था। और ये किसान आंदोलन जब समाप्त हुआ था तो समाप्ति पर सरकार ने किसानों से वादा किया था कि हम जो है इस संबंध में एक कानून को लेकर के आएंगे, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी कानून लागू नहीं किया गया है। तो इसी को देखते हुए, इसी से नाराज होकर किसान एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मांगे भी हैं। उन अन्य मांगों पर अगर आप बात करें तो इसमें पहली मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी उन सिफारिशों को स्वीकार किया जाए, उन सिफारिशों को लागू किया जाए। इसके अलावा किसानों और जो खेतों पर मजदूर काम करते हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए और कृषि ऋण माफ किया जाए, एग्रीकल्चर लोन को माफ किया जाए। और आपको याद होगा बीते दिनों लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ कुछ हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली थी, जिन घटनाओं में तकरीबन 10 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। तो मांग ये की गई है कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उस घटना में किसानों को न्याय दिया जाए, जो लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे उन लोगों को सजा प्रदान की जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं। ये तमाम मांगे हैं जो कि किसानों की ओर से की जा रही हैं। चलिए ये तो हमने मांगों की बात कर ली है। अब एक बार यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है वो है आपका एमएसपी को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के। तो एक बार उस डिमांड पर भी बात कर लेते हैं। उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो एमएसपी का क्या मतलब है। एमएसपी वो रेट है, एमएसपी वो दर है जिस दर पर सरकार जो है किसानों की फसल को खरीदती है। सरकार क्यों खरीदती है किसानों की फसल को? तो सरकार इसलिए खरीदती है ताकि सरकार जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है, जैसे सरकार राशन जो प्रदान करती है कम मूल्य पर, उस राशन की जो खरीदारी की जाती है वो किसानों से की जाती है। और वो जो खरीदारी होती है जिस दाम पर होती है उसी प्राइस को आप एमएसपी कहते हैं। इसके अलावा सरकार बेसिकली किसानों की सहायता के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम चलाती है। और वर्तमान समय में सरकार तकरीबन 22 फसलों पर अनिवार्य तौर पर एमएसपी की जो है घोषणा की जाती है। इसके अलावा गन्ने पर तो 22 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है और एक फसल पर उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। तो कुल 23 फसलों पर सरकार जो है इस तरह की व्यवस्था करती है, जिसमें से 22 फसलों पर आपका एमएसपी है और एक फसल पर आपका एफआरपी है यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य है। इसके अलावा इसमें अगर आप देखें तो जो 14 फसलें हैं वो आपकी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। रबी की अगर आप देखें तो 6 फसलों पर एमएसपी मिलती है और जो 2 फसलें हैं वो आपका व्यवसायिक फसलें हैं यानी कि कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर भारत में एमएसपी का है। इसके अलावा एमएसपी का निर्धारण जो होता है, जो कैलकुलेशन होता है, वो आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है और इसका गठन 1965 में हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर यह है कि कैलकुलेशन तो इस आयोग के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस संबंध में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो अंतिम डिसीजन है,
वो आपका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि जो आपकी कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उसकी ओर से लिया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। इसके अलावा गणना कैसे होती है, कैलकुलेशन किस तरह से होता है, तो आपका ये जो पूरा आयोग है, इस आयोग के द्वारा उत्पाद की जो लागत है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है और उसके आधार पर आप जो है एमएसपी का निर्धारण करते हैं। अब उत्पाद की लागत निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड मौजूद हैं। इसमें से पहला मेथड है आपका A2। इस मेथड में क्या होता है, इसमें बेसिकली आप जो है प्रत्यक्ष लागत निकालते हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे कि आपका खेती करने में बीज काम आते हैं, तो बीज खरीदने के जो पैसे लगते हैं, उर्वरक खरीदने के, इसके अलावा कीटनाशकों को खरीदने के लिए श्रम के जो पैसे लगते हैं, ईंधन के जो पैसे लगते हैं, इसके अलावा आपका सिंचाई के जो पैसे लगते हैं, ये सारा आपका डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। तो इसको आप A2 कैटेगरी में शामिल करते हैं। इसके अलावा अगला आता है A2FL। A2FL में क्या होता है, A2FL में बेसिकली आपका A2 शामिल होता है, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट शामिल होता है। इसके अलावा आपका जो अवैतनिक पारिवारिक श्रम है उसको भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। यानी कि अगर आप खेती करने के लिए, अगर आप जो फसल उगा रहे हैं उसमें अगर आप अपने परिवार का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप पारिवारिक अवैतनिक श्रम कहते हैं। यानी कि जिसमें आपको परिवार को पैसा तो नहीं देना पड़ा, लेकिन श्रम का इस्तेमाल जरूर हुआ, तो इसको आप A2FL वाले मेथड में शामिल करते हैं। इसके अलावा अगला मेथड आता है C2 मेथड। और C2 मेथड में क्या होता है, तो C2 मेथड में बेसिकली आपका सबसे पहले तो A2FL शामिल होता है। इसके अलावा किसान की स्वामित्व वाली जो भूमि है उसके कॉस्ट को शामिल किया जाता है, किसान की जो अचल संपत्ति है उसको शामिल किया जाता है, उस पर जो रेंट आ सकता है उसको शामिल किया जा सकता है। तो ये तमाम मेथड हैं जिन मेथड्स के आधार पर भारत में आपका उत्पाद लागत को जो है कैलकुलेट किया जाता है, और इसके बेस पर जो है आपका CACP जो आयोग है वो आयोग आपके MSP का निर्धारण करता है। इसके अलावा यहां पर एक और शब्द चर्चा में आता है, वो है स्वामीनाथन आयोग। तो एक बार स्वामीनाथन आयोग पर भी बात कर लेते हैं। तो स्वामीनाथन आयोग का जो गठन किया गया था वो सरकार की ओर से 2004 में किया गया था, और ऑफिशियल तौर पर इस आयोग को राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो MS स्वामीनाथन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तो उन्हीं के नाम पर जो है इस पूरी कमेटी को अपना नाम मिला था, इसलिए इस वजह से इसको कमेटी को स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सुझाव क्या क्या दिए गए थे, तो बहुत सारे सुझाव थे। कुछ इंपॉर्टेंट सुझावों को अगर आप देखें तो एक सुझाव ये था कि आप देश में जो है खाद्य और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करें। इसके अलावा फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता में सुधार किया जाए, वैश्विक कीमतें गिरने पर किसानों को आयात से बचाया जाए। तो ये तमाम सुझाव थे। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट सुझाव था वो था आपका C2 + 50% फॉर्मूला। तो C2 तो हमने देख लिया कि C2 क्या होता है, किस आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब C2 + 50% फॉर्मूला क्या है, तो C2 + 50% फॉर्मूले में मुख्य तौर पर यह कहा गया था कि इसका उद्देश्य था क्या, MSP सुनिश्चित करने का, जो है MSP निकालने का एक फॉर्मूला था। क्या होता था इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में स्वामीनाथन आयोग ने यह कहा था कि किसानों को जो औसत लागत है, यानी कि आपका जो ये C2 वाला मेथड है, औसत लागत से कम 50% ज्यादा MSP मिलनी चाहिए। यानी कि C2 जितना भी निकल करके आता है, इस C2 में हमें 50% अमाउंट जो है और ऐड करना चाहिए। यानी कि अगर इसके एग्जाम्पल को आप देखें तो अगर C2 किसी फसल का 100 निकल करके आता है, तो यहां पर हमें 50% और ऐड करना चाहिए और किसानों को हमें 150 रुपए देने चाहिए। ऐसा स्वामीनाथन आयोग की ओर से कहा गया था, और इसी वजह से किसान ये मांग कर रहे हैं कि भारत में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। खास तौर पर C2 + 50% फॉर्मूले को लागू करने की बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं भारत में धारा 144 की। तो अगर आप CRPC को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको धारा 144 दिखाई दे जाएगी। ये जो धारा है, ये धारा बेसिकली किसी भी क्षेत्र के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको ये अधिकार देती है कि वो अपने निर्दिष्ट क्षेत्र में 4 या फिर 4 से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने से रोकने का आदेश जारी कर सकते हैं। कारण क्या होता है, क्यों जारी किया जाता है, तो ये आदेश बेसिकली किसी क्षेत्र में उपद्रव को रोकने के लिए, इसके अलावा किसी संभावित खतरे को टालने के लिए इस तरह का आदेश जो है जारी किया जा सकता है। इसके अलावा ये आदेश जो है वो किसी एक विशेष व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, या फिर आम जनता इन जनरल सभी लोगों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। विशेषताओं की अगर आप बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के हथियार को रखने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको अधिकतम 3 वर्ष की जो है सजा हो सकती है। इसके अलावा आवाजाही ट्रांसपोर्टेशन पर प्रतिबंध होता है, जो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की रैली आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जनसभा आप नहीं कर सकते हैं, और साथ ही इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार भी मजिस्ट्रेट को प्रदान किया जाता है।
और भारत में लगभग जहां भी इंटरनेट ब्लॉक होता है, इंटरनेट को ब्लॉक किया जाता है, उसमें से अधिकांश में आपको धारा 144 ही दिखाई दी जाएगी। तो ये हमने धारा 144 को भी यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ पर करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो समाप्त होता है और अब हम इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा सवाल है आपका कि हाल ही में खबरों में रहा स्वामीनाथन आयोग किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोशल मीडिया, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन सी मूल्य प्रतिस्पर्धा या फिर ऑप्शन डी न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।